नमस्कार। आज की हमारी कहानी है रहस्य। आई न होती है ये जिंदगी, तू मुस्कुरा वो भी मुस्कुरा देगी। यही सब सोचते हुए कब आंख लगी पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो देखा सुबह का सूरज अपने आगमन की दस्तक दे रहा था। जल्दी जल्दी काम शुरू किया। अरे वाह, अद्भुत, अति सुंदर। चीकू उठ देख। पापा को उत्साह से चिल्लाते देख मैं टिफिन बनाना छोड़कर बाहर आ गई थी। मोर को पंख फैलाकर नृत्य करता देख मैं मुस्कुराती यह सोचती वापस रसोई में लौट आई थी कि यह तो रोज होता है। नाना की पुकार पर चीकू भी कुनमुनाता बिस्तर से निकला। मोर के नृत्य और तोतों की चहचहाहट ने उसके चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी थी। पर चूंकि यह दृश्य उसके लिए भी आम था, इसीलिए 2 मिनट खड़े रहकर वह बाथरूम की ओर मुड़ गया। नाना, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, वरना बस निकल जाएगी और मम्मी को छोड़ने जाना पड़ेगा। पर पापा के उत्साह में अब भी रत्ती भर कमी नजर नहीं आ रही थी। वे अभी भी बच्चों की तरह उचक उचक कर दाना खाते पंछियों को निहार रहे थे। पापा की सदाबहार चुस्ती फुर्ती और उल्लास देखकर कभी कभी मैं वाकई हैरान हो जाती हूँ कि आखिर इस ताजगी का रहस्य क्या है। रसोई से निवृत्त होकर मैं हम दोनों की चाय लेकर बाहर ही आ गई। मुझे आता देख पापा के चेहरे पर चमक आ गई। देख, वह उधर वाला मोर कितनी मस्ती से नाच रहा है। उसके पंख भी कितने लंबे और चमकीले हैं ना। तुम लोग कभी इनकी तस्वीर उतारते हो क्या पापा? आप भी जब आप मोहनगढ़ पोस्टेड थे तो वहाँ भी तो सवेरे सवेरे ऐसे कितने ही पक्षी आते थे, और वहाँ की सुबह भी तो ऐसी ही सुहावनी और लुभावनी होती थी। चाय की चुस्कियों के साथ मैं पापा से बचपन की यादें ताज़ा करने लगी। मुंबई में मैं यह सब बहुत मिस करता हूँ। अरे वहाँ तो हम चांद तारे और चिड़ियाँ देखने को भी तरस जाते हैं, और ऐसी ताज़ी और शुद्ध हवा की तो वहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, यह तो है। मैं उनकी बातों से सहमत हो रही थी। किसी चीज़ की असल कमी तभी तो महसूस होती है जब हम उसे खो चुके होते हैं। चीकू से भी ज़्यादा इसीलिए यह दृश्य अभी मुझे आनंदित कर रहा है, क्योंकि एक तो लंबे समय बाद मुझे यह खुशी मिली है, और दूसरे मन में यह आशंका भी है कि ना जाने यह खुशी कितने दिनों की है, कब मुंबई लौटना पड़े, तो अभी तो जी भरकर इसका लुत्फ उठा लूं। पापा, अभी से लौटने की बात मत कीजिए। थोड़े ही दिन तो हुए हैं आपको आए, वो भी आप इसीलिए आ गए कि रवि की पोस्टिंग बाहर हो गई है। मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे चेहरे पर बेचारगी के भाव उभर आए थे। पता नहीं अभी कितने दिन और लगेंगे वापस यहाँ पोस्टिंग करवाने में। कोई फ़ोन आ रहा लगता है, मैं देखती हूँ। चलो, मैं भी अंदर ही आ जाता हूँ। बाहर तो अब ठंड बढ़ रही है। कप समेटते हुए पापा भी अंदर आ गए थे। भैया का फ़ोन था। जल्दी जल्दी बात कर मैंने फ़ोन पापा को पकड़ा दिया और अपने कपड़े टॉवल संभालती बाथरूम में घुस गई। मुझे भी स्कूल के लिए देरी हो रही थी। पापा का उत्साह में डूबा स्वर बाथरूम तक सुनाई दे रहा था। शायद भैया भाभी के बाद अब वे बच्चों से बात करने लगे थे। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ। वैसे मेरी क्लास यहाँ भी अच्छी चल रही है। चीकू के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। हाँ, जल्दी आऊँगा। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर स्कूल के लिए निकलने लगी थी। अच्छा पापा, शाम को मिलते हैं। सॉरी, आपको वक्त नहीं दे पा रही हूँ। रवि की पोस्टिंग के चक्कर में वैसे ही काफ़ी छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। मेरी आवाज़ में अपराध बोध उतर आया था। अरे नहीं, तू परेशान मत हो। चीकू के साथ मेरा अच्छा समय निकल जाता है। बल्कि मैं तो चाह रहा था
कि मैं यहाँ हूँ, तब तक तू शाम वाली कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ले, ताकि तुझे जो लैंग्वेज सीखनी है वो सीख ले। चीकू को मैं संभाल लूँगा। मैं पापा की बात सुनकर भी अनसुनी सी करते निकल गई थी। आजकल खुद के बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ मिल रहा है। हर वक्त रवि की पोस्टिंग की चिंता ही दिमाग में घूमती रहती है। शादी के इतने सालों बाद पहली बार अकेले रहना मुझे बेतरह कर रहा था। वह तो अच्छा हुआ पापा कुछ दिनों के लिए आ गए। चीकू को भी कंपनी मिल गई और मैं भी घर की ओर से निश्चिंत हो गई। पर पापा तो कुछ दिनों में लौट जाएंगे। आज सुबह ही तो भैया और बच्चों का फ़ोन आया है। स्कूल आ गया तो घर की चिंताओं को ब्रेक लग गया और स्कूल की चिंताएं शुरू हो गईं। पूरा दिन चक्कर घिन्नी की तरह एक क्लास से दूसरी क्लास में घूमती रही। वापस शाम को घर से निकली तभी चीकू और पापा के बारे में सोचने का वक्त मिला। आसमां में हल्के हल्के मंडराते बादल भले लग रहे थे। वैसे तो पहाड़ों पर मौसम हमेशा ही सुहावना रहता है। सोचते हुए मुझे सुबह का वाकया याद आ गया। पापा कितने खुश थे। हमेशा खुली खुली जगहों पर रहने वाले पापा का मुंबई के दड़बेनुमा फ्लैट्स और प्रदूषित वातावरण में निश्चित ही दम घुटता होगा। वह तो उनका हर वक्त प्रफुल्लित चेहरा उनके भीतर छुपे असंतोष को जाहिर नहीं होने देता। घर में घुसी तो देखा पापा के कोई दोस्त आए हुए थे। चाय नाश्ते के संग गप्पों का दौर चल रहा था। कमाल है, पापा ने यहाँ भी दोस्त बना लिए। चीकू बाहर खेलने जा चुका था। कपड़े बदलकर मैंने उसका स्कूल बैग जांचा। होमवर्क पूरा था। मैंने राहत की सांस ली। पापा के होने से कितना आराम है। रसोई में चाय बनाने जाने लगी तो पापा से भी पूछ लिया। वैसे तो अभी पी है, पर यहाँ का मौसम इतना बढ़िया रहता है कि चाय तो कभी भी पी जा सकती है। मुंबई की उमस में तो सुबह की चाय गले से नीचे उतारना भी भारी पड़ जाता है। तुम्हारी पोस्टिंग तो हमेशा छोटी जगहों पर रही है। मायावी महानगरी में तुम्हें कैसे सुहाता होगा? दोस्त ने पूछा। अपन तो हर हाल में मस्त रहने वाले लोग हैं। मुंबई भी अपन को जम गया है। वहाँ की सदाबहार रिमझिम, सप्तांत में परिवार के संग घूमना फिरना, बाहर खाना खाना अब मेरी भी आदत में शुमार हो गया है। वहाँ की 24 घंटे पानी बिजली की सुविधा की अहमियत मुझे यहाँ आकर पता चली है। यहाँ तो 2 दिन में एक बार पानी चढ़ता है और वह भी बूंद बूंद स्टोर करके रखना पड़ता है। 15 दिन में एक बार हाट लगता है, तभी सारी सब्जी फल आदि लाकर रखने पड़ते हैं। पहाड़ सैर सपाटे के लिए ही उपयुक्त है। स्थानीय निवासियों को तो रोज़मर्रा की ढेरों परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हर वक्त गर्म कपड़े अलग लादे रहो। खैर अपन तो यहाँ भी मस्त हैं। धूप निकलने पर टहल आते हैं। बाकी वक्त घर पर चीकू के साथ मौज मस्ती। चाय लेकर बैठक में पहुँची तो पापा ने वहीं बिठा लिया। ये माधव अंकल हैं, मेरे साथ कॉलेज में थे, फिर रायपुर में भी साथ थे। चीकू फेसबुक पर अपने दोस्त की बर्थडे के पिक्स दिखा रहा था। उन्हीं में मैंने उसके दोस्त के दादा यानी माधव को पहचान लिया। रायपुर में तुम बहुत छोटी थी, इसीलिए याद नहीं होगा, वरना मैं तो वहाँ भी खूब आता था। खूब गोष्ठियाँ जमती थीं। तेरे पापा का स्वभाव ही ऐसा है, हर जगह हर हाल में मस्त रहते हैं और दोस्त भी बना लेते हैं। एनसीसी कैंप के लिए हम लोगों को एक छोटे से सीमावर्ती गांव में महीना भर रहना पड़ा था। वहाँ की दिनचर्या इतनी कठिन थी कि हम सब लड़कों ने तो पहले सप्तांत में ही हथियार डाल दिए थे। पर तेरे पापा जमे रहे। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाना, उन पर खाना पकाना, कुएं से पानी खींचना, तालाब में नहाना, ये सारे काम
वे मज़े ले लेकर करते थे और बाकी सब झींकते रहते थे। इसने गांव के लड़कों से तैरना, पेड़ पर चढ़ना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जाने क्या क्या सीख लिया। इसे देखकर ही फिर हम सबको अक्ल आई कि जिंदगी में हर हाल में खुश रहना आना चाहिए और सीखने का कभी भी कोई अवसर नहीं गंवाना चाहिए। फिर तो हम सब ने भी उस कैंप में बहुत कुछ सीखा और आनंद उठाया। आज भी वो कैंप बहुत याद आता है। तभी तो कहते हैं वक्त, दोस्त और रिश्ते वे चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन इनकी कीमत का अंदाज़ा इन्हें खोने के बाद होता है। पापा ने दार्शनिक अंदाज में कहा। रवि का फ़ोन आया तो मैं उठकर बात करने अंदर चली गई। पोस्टिंग का अभी तक भी कुछ नहीं हुआ था। रवि प्रयास कर रहे थे पर शायद कुछ और वक्त लग सकता था। सुनकर मैं उदास हो गई थी। पापा दोस्त को विदा कर अंदर आ चुके थे। मेरा रुआंसा चेहरा देखा तो सारा मामला समझ गए। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया और बोले, जब से आया हूँ तुझे उदास ही देख रहा हूँ। खुश रहना भूल गई है क्या? खुश होने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना पापा। क्यों इतनी शांत सुरम्य जगह में रहती है? अच्छी सी नौकरी है, प्यारा सा छोटा परिवार है, और क्या चाहिए? यह सब तो लगभग सभी के पास होता है पापा। नहीं, सबके पास नहीं होता। दुनिया में तुमसे बेहतर अवस्था में जीने वाले बहुत लोग हैं, तो कमतर अवस्था में जीने वाले भी कम नहीं हैं। फिर समय भी एक सा नहीं रहता। जो आज बेहतर है वे कल कमतर हो सकते हैं और कमतर कल बेहतर हो सकते हैं। आज की समस्या कल नहीं रहेगी तो यह भी संभव है कल कोई और बड़ी समस्या पैदा हो जाए। अपने अपने नसीब की बात है। मैंने निश्वास छोड़ी। नहीं, अपने अपने कर्म की बात है। धर्म से कर्म इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद ही देना पड़ता है। मतलब यदि तुम उदासी को ही अपना नसीब मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहोगी तो भगवान भी कोई चमत्कार नहीं करेगा। हर हाल में खुश रहना, खुद को समर्थ और सार्थक बनाना सीखो। पर मैं अकेले क्या कर सकती हूँ पापा? संघर्ष में इंसान अकेला ही होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। पापा पूरी तरह प्रवचन के मूड में आ गए थे और ऐसा तभी होता था जब वे बहुत गंभीर होते थे। अंकल ने अभी बताया ना कि कैंप में कैसे मैं अकेला ही तैराकी आदि सीखने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे सफलता मिलते देख धीरे धीरे अन्य लोग भी आ जुटे। बेटी, पहले तो हर हाल में खुश रहना सीख। मैं रिटायर होकर मुंबई तेरे भाई के पास आया तो मेरा वहाँ मन नहीं लगा। फिर धीरे धीरे मैं बच्चों से घुलने मिलने लगा, उनसे कंप्यूटर सीखने लगा। तेरी डॉक्टर भाभी को अक्सर नाइट शिफ्ट में हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तेरा भैया ऑफिस से देरी से लौटता है। दोनों बच्चे मुझसे बतियाते अक्सर मेरे ही पास सो जाते हैं। तभी तो वे सब मुझे मिस कर रहे हैं और जल्दी लौटने का आग्रह कर रहे हैं। यहाँ मेरा चीकू के साथ भी मन लग गया है। मैं उसको होमवर्क करवा देता हूँ, फिर कुछ देर हम चेस खेलते हैं। चेस? लेकिन चीकू को तो आता ही नहीं है। मैंने सिखा दिया है। फिर हम कुछ वक्त कंप्यूटर पर बिताते हैं। फेसबुक से उसने ही तो मुझे जोड़ा है और वही तो मुझे माध्यम मिला। जब मैं इस उम्र में हर जगह मन लगा सकता हूँ, कुछ सीख और सिखा सकता हूँ, तो तू क्यों नहीं? मैंने सवेरे भी तुझे सलाह दी थी। तुझे जो कंप्यूटर लैंग्वेज सीखनी है उनकी क्लासेस ज्वाइन करने का यह सही वक्त है। तुझे अकेलापन भी नहीं सालेगा।
और तेरा अनुभव और योग्यता भी बढ़ जाएगी। यह अतिरिक्त योग्यता तब बहुत काम आएगी। बेटी, यदि तुम किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष नहीं कर सकते तो फिर उसे खो देने पर उसके लिए रो भी मत। मेरी आंखें चमकने लगी थीं। पापा ने तो एक झटके में ही मेरी परेशानी का हल ढूंढ निकाला था। मुझे वह मंत्र मिल गया था जिससे उदासी कभी मेरे चेहरे पर स्थायी रूप से घर बनाने का साहस ही नहीं कर सकती थी। पापा की सदाबहार स्फूर्ति का राज जीवन का यही मंत्र ही तो था। हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं रहता। जिस इंसान की इच्छा शक्ति बुलंद हो उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं रहता। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।